हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। सो बेटा ये जो वन शॉट लेक्चर्स हैं, अगेन एज आई ऑलवेज से, मैं पूरी डिटेल में करवा रही हूँ। मुझे कई बच्चे बोलते हैं कि मैम लंबे लेक्चर्स क्यों हैं? क्योंकि मैं हर टॉपिक करवा रही हूँ। वन शॉट मतलब कुछ छूटेगा नहीं, एक बार में एक वीडियो में हो जाएगा सारा कुछ, पर डिटेल में होगा, कुछ छूटेगा नहीं। सब कुछ जितना चाहिए, जितना डिटेल के साथ उतना करवाया जाएगा। ठीक है, सो पूरे होलिस्टिकली कवर्ड है वन शॉट्स। तुम अटेंडेंस लगा देना अपनी कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की, एंड एज यूजुअल प्रॉमिस कर देना कि मैं अपना 100% देने वाली हूँ टिल द एग्जाम डे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी है, फुल कोर्स भी है, टेलीग्राम पे नोट्स हैं, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज है, इंस्टाग्राम है, हर जगह फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, आओ शुरू करें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को, तुम अपने घर पे अपने कबर्ड को, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करते हो, तुम अपने बुक्स को अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करते हो अलग तरीके से, अपने बैग में भी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, है ना। हर चीज को हम हर वक्त ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि ना हर चीज को उसकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कपड़ों में से ना टी-शर्ट्स को अलग कर दिया, जीन्स को अलग कर दिया, बाहर जाने के कपड़े अलग कर दिए, और फिर हर तरीके के कपड़े का एक स्पेसिफिक जगह बना दिया। जो रोज-रोज पहनने हैं, उनको आगे रख दिया, जो रोज-रोज नहीं पहनने हैं, उनको पीछे रख दिया, है ना? यही करते हैं ना, इसी चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। मम्मी बोलती है अपना कमरा ऑर्गेनाइज करके रखो, कबर्ड ऑर्गेनाइज करके रखो, यही होता है ना ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली यही चीज पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है ना, आइडेंटिफाई करनी है अलग अलग तरीके की चीजें। जैसे तुम कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन से अलग अलग तरीके के कपड़े होंगे, और फिर उनको ग्रुप कर रहे हो सिमिलर तरीके से। जितने भी टी शर्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जितने भी शर्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जीन्स का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। और फिर उनको उनकी सही जगह पे रखते हो, उनके लिए अलग-अलग सेक्शंस बनाते हो, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो, वहाँ पर उनको रखते हो, ठीक है? सो आइडेंटिफाइंग एंड मेरे साथ रीड करनी है, तुम्हें पता है अपना रूल क्या है? जब भी मैं कोई डेफिनिशन रीड कर रही हूँ, तुम मेरे साथ रीड करोगे, और इतना ऊँची बोलना है कि सबको सुनना चाहिए कि भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? So, identifying and organizing the various activities into jobs and then subgrouping these jobs into sections and departments into a single unit फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक पूरा यूनिट बनाया कि ये कपड़ों का यूनिट है, लेकिन उसके अंदर सब ग्रुप्स बना दिए कि ये टी शर्ट्स हैं, ये जीन्स हैं, ये घर के कपड़े, ये बाहर के कपड़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, पर हर ग्रुप के, हर चीज का हमने अलग अलग ग्रुप बनाया है ना। ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ टी शर्ट्स है, एक ग्रुप ऑफ दिस, ग्रुप ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आइडिया है ना, आइडिया से याद रखो, आइडिया है इसका एक्रोनियम, बस ई को पीछे ले जाना है, आईडीएई बन जाएगा। आइडिया से आईडीएई इसका एक्रोनियम बन जाएगा। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई करो, फिर डिपार्टमेंट बनाओ, फिर उनको उनकी ड्यूटी दे दो, और फिर उनके रिश्ते बना दो। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या अलग अलग तरीके के काम हमारे पास है। जैसे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अकाउंट्स का काम भी है हमारे पास, प्रोडक्शन का काम भी है, सेल्स का काम भी है, मार्केटिंग का काम भी है ना, रॉ मटेरियल परचेज करने का काम भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले अलग अलग काम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जब तक आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे, तब तक अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे बनाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे सेल करने के लिए 10 चीज़ें करनी है, 10 काम करने हैं, उन सबको साथ में मिला के एक सेल डिपार्टमेंट बनाऊँगी, है ना? मैं बोलती हूँ कि मुझे रिज़्यूमे भी चेक करना है, मुझे टेस्ट भी लेना है, मुझे इंटरव्यू भी देना लेना है, मुझे ट्रेनिंग भी देनी है, मुझे सैलरी भी देनी है। ये सारे अलग-अलग काम हैं। इन सारे अलग-अलग कामों को मैं आइडेंटिफ़ाई कर रही हूँ स्टेज नंबर 1 में, और फिर इन सारे जो कामों को मैंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, इनको साथ में ग्रुप करके इनका एक डिपार्टमेंट बनाऊँगी, एचआर का डिपार्टमेंट, स्टेप नंबर 2 में। समझ आया? कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आइडेंटिफ़ाई करूँगी कि मेरे काम क्या है। काम क्या है? मुझे रिज़्यूमे भी चेक करना है, मुझे टेस्ट भी लेना है, मुझे इंटरव्यू भी लेना है, मुझे ट्रेनिंग भी देनी है, मुझे सैलरी भी देनी है। ये सारे काम हैं, इनको मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगी स्टेप 1 में, और फिर स्टेप 2 में इन सबको साथ मिला के क्या बोल दूँगी कि ये मेरा एक एचआर डिपार्टमेंट है। स्टेप नंबर 3 में मैं ड्यूटी असाइन करूँगी कि रिक्रूट कौन करेगा, रिज़्यूमे कौन चेक करेगा, टेस्ट कौन लेगा, इंटरव्यू कौन लेगा, ट्रेनिंग कौन देगा, सैलरी कौन देगा। स्टेप 3 में ड्यूटीज़ असाइन करूँगी सबको, और स्टेप 4 में आपस में सबके रिश्ते मैं डिसाइड करूँगी कि जो रिज़्यूमे वाला बंदा है,
वो जाके टेस्ट वाले को रिपोर्ट करेगा कि किस-किस का रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, उसका ही टेस्ट लेना है। इसमें से सबसे ज़्यादा टॉप पे हमारा एचआर मैनेजर कौन होगा? ठीक है? उसके बाद कोई हमारा डेप्यूटी मैनेजर भी हो सकता है। उसके बाद हमारे अलग-अलग तरीके के लोग आ जाएँगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाएगी। उसके नीचे कोई लेबर भी हो सकती है, जो जिनका काम है टेस्ट में जाके निगरानी रखना, वो सब लोग भी हो सकते हैं। तो जो लोगों को अलग-अलग लोगों को ड्यूटीज़ असाइन करिए, उनके बीच में रिश्ते डिसाइड करना कि जो नीचे वाले लोग हैं सीधा आके एचआर मैनेजर से बात नहीं करेंगे, वो डेप्यूटी मैनेजर से बात करेंगे। डेप्यूटी मैनेजर फिर एचआर मैनेजर से बात करेगा, है ना? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सारे रिश्ते, सारी स्केलर चेन बनाना, कम्युनिकेशन की चेन बनाना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिश्तों को डिसाइड करना। ठीक है जी? ये होगा मेरा पूरे का पूरा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जल्दी से रीड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क पहला काम है, रीड करो। One individual cannot do the entire work, so the work is divided into small parts called jobs. And burden of work can be shared by many workers. Repetitiveness brings specialization. ठीक है जी? फिर आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। Similar nature activities are grouped together on the basis of interdependence called डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे कि मार्केटिंग, दिस, ठीक है? फिर है ड्यूटीज असाइन करनी है। Defining the work of different job positions, defining responsibility and authority. Jobs specification are prepared showing the type of competencies required. ठीक है? फिर है establishing reporting relationships. Establishing reporting relation means who will work under whom, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स, सीनियर जूनियर के रिश्ते को बनाना कि कौन किसका सीनियर, कौन जूनियर, कौन ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर सुनेगा, कौन जवाब देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है? कौन किसको काम करके दिखाएगा, वो सारे रिश्ते बनाना। अगला है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है? अगला है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम देखें तो हमारा एक्रोनियम क्या है? सी गोआ। सी गोआ, ये है हमारा एक्रोनियम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला सॉरी एक्रोनियम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला एडवांटेज मेरे पास क्या है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बेटा हमें पता है, चैप्टर 2 में पढ़ा है, डिवीजन ऑफ वर्क करके ही स्पेशलाइजेशन आती है। और डिवीजन ऑफ वर्क हम सही मायने में करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही। ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है कि हम एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाते हैं हर एक चीज के लिए और उनको उनका पर्टिकुलर काम देते हैं। ठीक है? सो डिवीजन ऑफ वर्क उसी के अंदर आती है। ठीक है? सो डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन हो रही है और स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही स्पेशलाइजेशन आती है क्योंकि सबको एक अलग काम मिला है। हर काम का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में भी हर छोटे से छोटे काम के लिए एक स्पेसिफिक बंदे की ड्यूटी लगाई गई है जो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है? सो एवरी पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। रेपिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क गिव्स एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है। जैसे ही तुम्हें कंपनी बड़ी करनी है तो उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिर्फ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाना है तो शायद मैं अकेली चला सकती हूँ, पर अगर मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, कॉमर्स भी पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है, सो आई नीड अ टीम। एंड उस टीम में हर किसी की स्पेसिफिक ड्यूटी होगी, हर किसी का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा, तभी चल पाएगा, वरना नहीं चल सकता। रैंडम 20 लोगों को बिठा दूंगी ना, लड़ झगड़ लेंगे, बातें कर लेंगे, काम नहीं करेंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग ही है जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो सकती है। रीड करो। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एडिंग न्यू डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉइज एंड प्रोडक्ट्स। अगला, एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव है। मुझे क्लियरली पता है कौन किस डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, डिपार्टमेंट के अंदर किसकी क्या ड्यूटी है, किसका क्या रिलेशन है। किया ना प्रोसेस में सारा कुछ लिखा ना, तो आई वेरी क्लियरली नो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मैनेजर, किसकी ड्यूटी, किसका रिश्ता। और जिसकी गलती, वो मैं क्लियरली पकड़ लूंगी कि ये इस डिपार्टमेंट की गलती है, इस डिपार्टमेंट में इस बंदे की ड्यूटी थी, उसको जाके पकड़ूंगी कि तूने गलती करी तो करी कैसे। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव हो गई। एक क्लियर पिक्चर है ऑफ द जॉब्स एंड उससे रिलेटेड ड्यूटीज, रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजन एंड ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसानों की, लोगों की भी ग्रोथ होती है। जब एक इंसान एक पर्टिकुलर काम को बार-बार करेगा, वो स्पेशलाइज़ होगा, वो उस काम में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुम करियर की शुरुआत में होते हो, तो तुम 2-4 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन उसके बाद तुम ऐसा नहीं कि सारी उम्र अलग-अलग काम करते हो। तुम एक पॉइंट पे जाके स्पेसिफिक हो जाते हो, मुझे एचआर में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, पढ़ाई में जाना है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करो।
ठीक है? सो डेलीगेशन रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अब जब तुमने इतने सारे लोग रख दिए, तो मैनेजर का भी वर्कलोड कम हो गया। बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है? मैनेजर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। तो जो छोटे-मोटे काम है वो वैसे भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको मिल गए। तो जो लोग हैं, उनको क्योंकि काम डेलीगेट हुआ है उसी डिपार्टमेंट का, वो उस काम में माहिर हो जाएँगे, ठीक है? उस काम में अच्छे हो जाएँगे। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज हर डिपार्टमेंट का पता है किसको कितना क्या कब कैसे, है ना? सब पता है। सो रिसोर्स भी जितना चाहिए होगा उतना ही लगाया जाएगा। सो अ वेल डिफाइंड जॉब हेल्प्स टू नो देयर रोल एंड ड्यूटी, किसको कितना क्या सब पता है। डुप्लीकेशन नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता, रिसोर्स वेस्ट नहीं होता। अडेप्टेशन टू चेंज। देखो जब क्लियर है ना कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं बहुत क्लियरली चेंज कर सकती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि एग्ज़ैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है। मुझे पता है एग्ज़ैक्टली कहाँ चेंज लाना है। तो सिर्फ़ उस बंदे को पकड़ के हटा दूँगी, किसी नए को सिर्फ़ उसकी जगह पे ले आऊँगी। अगर रैंडम 20 लोग बैठे हैं, फिर से मुझे पता ही नहीं 20 में से गलती किसकी, तो 20 के 20 को तो हटा नहीं सकती, है ना? सो चेंज लाना बहुत आसान है क्योंकि हर चीज़ बहुत सिंपल है, ऑर्गेनाइज़्ड है। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा वार्डरोब है, वार्डरोब में बहुत ऑर्गेनाइज़्ड है। यहाँ शर्ट्स हैं, यहाँ जीन्स हैं, ये है। तो इस ग्रुप को उठा के यहाँ रखना और इसको यहाँ रखना कितना आसान है। एक स्टैक उठाया इधर, दूसरा उठाया उधर, चेंज इज़ ईज़ी, ठीक है? व्हेन एनी एम्प्लॉयी रिटायर्स और क्विट्स, इट इज़ ईज़ी टू एडजस्ट क्विकली, ठीक है? क्विकली एडजस्ट करना ईज़ी है। अगला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आगे 2 आती हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। फॉर्मल, इनफॉर्मल किसके बेस पे होती है कि क्या तुम्हारे रिश्ते जो हैं काम से रिलेटेड हैं या पर्सनल हैं। अगर काम से रिलेटेड रिश्ते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर काम नहीं है, दोस्ती यारी है तो इनफॉर्मल। फॉर्मल में काम रिलेटेड आगे 2 आते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा तो 2 लिख कर आओगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, अगर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा तो तुम फंक्शनल एंड डिविजनल लिख कर आओगे। दूसरी चीज, मोस्टली इस इन दोनों के ऊपर जो है एक केस स्टडी बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पीओवी से, एंड वेरी वेरी इजी होता है केस स्टडी में फाइंड आउट करना। फंक्शनल जो है और डिविजनल, चलो मैं ये आगे समझाती हूँ, पहले फॉर्मल इनफॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर केस स्टडी बनती ही बनती है, ठीक है? तो अगर स्ट्रक्चर लिखा है तो फंक्शनल एंड डिविजनल है, अगर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो फॉर्मल इनफॉर्मल की बात तुम करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मल इनफॉर्मल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है? फॉर्मल इनफॉर्मल का यार देखो बहुत आसान है सारा कुछ, फॉर्मल इनफॉर्मल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो इसकी एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज, उसकी एडवांटेज, तो आसान है बहुत याद करना, ठीक है? फॉर्मल क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ काम तक मतलब रखती है। इसको काम से आगे कोई लेना-देना नहीं है, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको कोई लेना-देना नहीं है, काम करो, काम तक मतलब रखो, दैट्स इट, ठीक है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेलिबरेटली जानबूझ के बनाई जाती है, क्योंकि काम करना है भैया, प्लान करके सोच समझ कर ही काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि बैठे-बैठे बात कर रहे थे, अच्छा लगा दोस्ती हो गई, वो तो है नहीं, है ना? बैठे-बैठे नहीं होता है। तुम अच्छे से सोच समझ के किसी एम्प्लॉयी को नौकरी पे रखते हो, सो डेलिबरेटली ये बनाई जाती है। वेयर इज़ इनफॉर्मल, है ना? वो डेलिबरेटली नहीं बनाई जाती है, ठीक है? तो जो भी इसमें बताऊँगी ना उसका उल्टा समझ लेना कि वो इनफॉर्मल है, ठीक है? डेलिबरेटली प्लान करता है कौन? टॉप मैनेजमेंट। उसमें कोई नहीं होती टॉप मैनेजमेंट। टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेलिबरेटली बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव पूरे? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन के थ्रू पूरे होंगे। इनफॉर्मल में ना तो वो डेलिबरेटली बनाई गई, ना ही उनको कोई ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, और ना ही वहां पे ऐसा कोई रिश्ता होता है, ना ही कोई अथॉरिटी, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही कोई स्केलर चेन। इसके अंदर तो प्रॉपर स्केलर चेन भी होती है कम्युनिकेशन के लिए, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, है ना? तो वो स्केलर चेन भी इसमें होती है। फीचर्स, फीचर्स क्या है इसके? आप देख सकते हो क्रीम, ठीक है? फीचर्स क्या है? क्रीम, क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय मैनेजमेंट, रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ स्केलर चेन, एक्स्ट्रा एम्फेसिस टू वर्क देन द सोशल नीड्स, असाइन्ड a specific job to individual and fixed authority, motives to organizational motives to complete or to achieve ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? तो ये डेलिबरेटली बनाई गई है, जानबूझ के, सोच समझ के, ठीक है? इसमें एक स्केलर चेन होती है, जैसे मैंने बताया, उस चेन के थ्रू ही आप अपना अ, बात ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है? आई विल सजेस्ट इसको क्रीम की जगह ना ड्रीम कर लो।
ठीक है? डेलिबरेटली, डी से डेलिबरेट याद रहेगा कि डेलिबरेटली बनाई जाती है, रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ स्केलर चेन, ठीक है? इसमें काम के ऊपर एम्फेसिस होता है, कोई सोशल नीड्स पे एम्फेसिस नहीं होता है, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक काम होते हैं, एक स्पेसिफिक नौकरी होती है और उसको उस चीज़ के लिए पावर भी मिलती है और उसकी ड्यूटी भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, पावर भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है? और इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरा करना ही इसका मेन गोल होता है, इसका मेन मोटिव होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एआरईएस, एरियाज़, एरियाज़, ठीक है? जो भी इसके एडवांटेजेस हैं, वो उसके डिसएडवांटेजेस होंगे। फॉर्मल के एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता। हर किसी का एक स्पेसिफिक जॉब है, मेरा काम आपसे अलग है, आपका काम मेरे से अलग है, तो डुप्लीकेट नहीं है। हर कोई अपना अलग काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट है, अलग-अलग काम है, अलग-अलग जॉब्स हैं, है ना? अलग-अलग ड्यूटीज़ हैं। सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एवरी मेंबर नो देयर ड्यूटी व्हिच आर क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है जी? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे पता है किसने क्या काम करना था, कौन से डिपार्टमेंट में किसका क्या रोल है, सब पता है। तो एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट कर सकती हूँ मैं कि गलती किसने करी है। तो ड्यू टू अ वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है, एक टाइम पे एक ही मैनेजर से आपको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि अगेन मतलब इट्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? टॉप मैनेजमेंट है, लोअर है, मिडल है, राइट? तो हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में है, तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन करी जा सकती है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, कंपनी के जो गोल हैं वो पूरे हो जाएँगे एंड स्टेबिलिटी रहती है, एक वेल डिफाइंड जॉब होती है, ग्रोथ होता है, सर्वाइवल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरा दिल नहीं है आज, तो नहीं जाता। यू कांट डू दैट। अरे लड़ाई हो गई, नहीं जाता। यू कांट डू दैट। एक दिन में ब्रेकअप कर लिया, यू कांट ब्रेकअप ओवर है। यहाँ पर वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको काम करना ही पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत एक्सट्रीम केस नहीं हो जाता है, तब तक आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पर रहती है, ठीक है? किसी एम्प्लॉयी को अगर नौकरी से भी निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि आज लड़ाई हो गई, तो आज ब्रेकअप हो गया, चलो, नहीं, वो नहीं होता है। यहाँ पे ब्रेकअप पैचअप वाला सीन नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ पर आपको काम करना ही पड़ता है। चाहे बॉस को गाली देके काम कर रहे हो, बॉस आपको गाली दे रहा है, आप बॉस को गाली दे रहे हो, फिर भी काम तो वो भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, ठीक है? सो स्टेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? टैलेंट और क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसकी बहुत रिजिड पॉलिसी है। ये इसने एक बार जो पॉलिसी बना दी, प्लान बना दिया, उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। इनको कोई लेना-देना नहीं है तुमसे, तुम्हारे से, तुम्हारे प्लान से, तुम्हारी क्रिएटिविटी से, तुम्हारे दिमाग से, तुम क्या चाहते हो, उस सब से कोई लेना-देना नहीं है। तो बहुत रिजिड है, तो तुम अपनी क्रिएटिविटी नहीं निकाल सकते हो। जो बोला गया है उतना करके दे दो, दैट्स इट। रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है? डू नॉट अलाउ डेविएशन ड्यू टू फिक्स्ड रोल असाइन टू एम्प्लॉइज। फिक्स्ड रोल्स होते हैं, उसकी वजह से कुछ हम अपने आप से नहीं कर सकते। इंटरपर्सनल रिलेशन यहाँ पे नहीं होते। लीव्स गैप बिटवीन पर्सन्स इशूइंग ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेट फॉलोइंग ऑर्डर। उन दोनों के बीच में गैप होता है। एज आई सेड कि ना, तुम कहने को तो बहुत बातें कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, 7-8 घंटे दिन काम कर रहे हो, पर तुम्हारे रिश्ते नहीं बन पाते, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं बन पाते। गैप रहता है, तुम्हारे दिल में कुछ भी है, बॉस के दिल में कुछ भी है, तुम नहीं शेयर कर सकते। अपना अपने आपस में ही गाली देते रहते हो, बॉस को नहीं बता सकते जाके, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगेन फॉर्मल है। प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, स्केलर चेन होती है, नीचे से ऐसे ऊपर तक की पूरी स्केलर चेन होती है, तो उस प्रोसीजर में टाइम लगता है भैया, कोई अर्जेंट डिसीजन ऐसे नहीं लिया जा सकता, हर चीज़ का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, ठीक है? अब इन्फॉर्मल जो है वो उससे बिल्कुल अलग है, डेलिब्रेट नहीं होती, कोई भी आपको कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करना होता। कंपनी का जो बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है या जो भी कंपनी का स्केल वो होता है, एक ट्री है ना कि टॉप मैनेजर कौन है, मिडल, लोअर कौन है, वो उसमें कहीं भी इसकी ज़िक्र नहीं होती है, उसमें कहीं भी इसका मेंशन भी नहीं होता है। ये कहाँ बनते हैं ये रिश्ते? ये रिश्ते बनते हैं लंच पे, लंच ब्रेक पे, कॉफ़ी पीने गए साथ चलते हैं, बाहर गेड़ी मारने गए साथ चलते हैं, वहाँ पे बनते हैं ये रिश्ते। इन रिश्तों का कंपनी के अंदर कोई ज़िक्र नहीं होता है, रिटन में नहीं होता है, फॉर्मली नहीं होते हैं ये रिश्ते, ठीक है? सो इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस which emerges unexpectedly to fulfill the social and human needs, ठीक है? तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सोशल एंड ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, पैसे के लिए नहीं किया जाता, अपनी जिंदगी के लिए, अपने दिल के लिए, अपनी खुशी के लिए ये रिश्ते बनाए जाते हैं, ठीक है? अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये रिश्ते बनाए जाते हैं। फीचर्स क्या है? क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, अब ये डेलिबरेटली नहीं बनी, ये कैसे बनी? अपने आप बनी है, कोई इसका पर्पस नहीं था, बातें करते करते अच्छा लगा तो दोस्ती हो गई, ये ऐसे बनी है ना? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। मतलब कि
देखो बहुत सिंपल बात है, तुम्हारी ज़िंदगी में आज कई तुम्हारे दोस्त होंगे, पर अगर मैं तुमसे पूछूँ वो दोस्त तुम्हारे कैसे बने? तुम स्कूल जाते हो, स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी वजह से तुम्हारे दोस्त बने। तुम ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी वजह से तुम्हारे दोस्त बने। ऐसे ही ऑफ़िस जाओगे, कॉलेज जाओगे, वहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ही तुम्हारे इनफॉर्मल दोस्त बनेंगे। तो ये जो है फॉर्मल के अंदर ही जब तुम इंटरैक्शन करते हो एम्प्लॉइज़ आपस में, उसके अंदर ही ये बनती है, ठीक है? डज़ नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ अथॉरिटी। कोई ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड पाथ ऑफ अथॉरिटी नहीं है। जब जिसका जिससे जाके दिल करे वो बात कर सकता है, चाहे व्हाट्सएप मैसेज करो, वॉइस नोट भेजो, कॉल करो, कुछ भी करो, है ना? कोई रूल्स नहीं होते। एम्प्लॉयी बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन कन्वीनियंस विद नो डेफिनिट स्ट्रक्चर। कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता, तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर है, जब बात करनी है तो करो, ब्रेकअप करना है तो करो, लड़ाई करनी है तो करो, छोड़ के जाना है तो जाओ, नहीं आना है तो मत आओ। कन्वीनियंस है, कोई रूल नहीं है, ठीक है? एडवांटेजेस क्या है? बहुत फास्ट है। अभी कुछ हुआ है, अभी के अभी व्हाट्सएप कर दोगे, अभी के अभी वॉइस नोट भेज दोगे। कोई चेन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, कोई प्रोसीजरल नहीं, डिलेज़ नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना? इट सर्व्स अ पर्पस नॉट फुलफिल्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक्स इट मोर इफेक्टिव। जो फॉर्मल नहीं कर सकता वो इनफॉर्मल कर देता है। बहुत बार लोग एक कंपनी में सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दोस्त वहां पे बहुत अच्छे बन गए होते हैं, सो दे आर वेरी हैप्पी, वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर, इसलिए वो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, चाहे उनको कहीं और अच्छा पैसा मिल भी रहा हो, क्योंकि लोग जिंदगी में खुशी भी चाहते हैं, ठीक है ना? सो लोग, तो जो कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो काम नहीं कर पाती, वो काम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर देती है। अगला है सोशल नीड्स पूरी करती है। आपकी जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी सोशल नीड्स पूरी करती है, ठीक है? दैट आर नॉट फुलफिल्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस आपको यहाँ पर मिलती है। टाइमली आपको फीडबैक भी मिलता है। प्रिस्क्राइब्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, और क्विक फीडबैक साथ के साथ आपको मिलता है। आपने कुछ जोक मारा साथ के साथ, दोस्त बताया, अरे अच्छा नहीं था। पर अगर आपने कोई काम किया है और फिर मैनेजर फीडबैक आपको साथ के साथ वो नहीं देता है ना? उसके लिए भी प्रॉपर तरीके होते हैं कि कैसे फीडबैक दिया जाए कि ना दिया जाए, है ना? डिसएडवांटेज क्या है अब इसकी? ऑपोजिशन बाय मेंबर्स, द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। बहुत बार क्या होता है ना, कंपनी चाहती ही नहीं होती है कि लोग आपस में दोस्त बने। कंपनी ये सोचती है, ये सारे एम्प्लॉयज अगर आपस में दोस्त बन गए, तो ये दोस्त बन के हमारे ही खिलाफ कल को प्रदर्शन करेंगे, दोस्त बन के हमारे ही खिलाफ कल को आवाज उठा सकते हैं, इसलिए इनको दोस्त ही मत बनने दो। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बहुत पक्की दोस्ती हो गई, तो एक दिन वो सारे अगर इकट्ठे हो गए और बोला हम सबकी सैलरी बढ़ाओ, वरना सब लोग साथ में छोड़ के चले जाएँगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना? तो कई बार मैनेजमेंट जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उनको अपोज करे तो। इससे ग्रुपिज्म बनती है। इट कंपेल्स मेंबर्स टू अग्री विद द ग्रुप एक्सपेक्टेशन। दिस कैन बी हार्मफुल इफ द रूल सेट बाय ग्रुप आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर लोग ग्रुपिज्म करते हैं, लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है? और अब जैसे किट्टी पार्टी ग्रुप्स होते हैं ना, और लोग अगर वो ग्रुप्स के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए, तो कई बार जो कंपनी है उसको लॉस हो सकता है, कंपनी का काम कई बार हिंडर हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है? र्यूमर इसमें बहुत ईज़िली स्प्रेड होते हैं, ठीक है? ये तो आपको चलो पता ही है, दोस्तों में कहाँ कब कहाँ कौन-सा र्यूमर फैल गया, उसको तो तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है? सो डिफरेंसेस क्या हैं? ये डेलिबरेटली बनाई जाती है, ये अपने आप बनती है, ठीक है? इसमें कंपनी के गोल पूरे होते हैं, इसमें आपके सोशल नीड्स पूरे होते हैं। ये ऑर्गेनाइज़ेशन के चार्ट में दिखती है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन चार्ट में इसकी कोई जगह नहीं होती है, ठीक है? इसमें आपकी रूल्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होती हैं, क्लियरली रिटन होती हैं। इसमें वो रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं, ओरली सारी की सारी होती हैं। ये बहुत रिजिड होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, स्टेबल होती है। ये रिजिड भी नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, पर ये अनप्रिडिक्टेबल है और अनस्टेबल है। कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, कभी भी दोस्ती टूट सकती है, ठीक है? आगे क्या है, इसमें जो लीडरशिप है, वो जो मैनेजर्स होते हैं, वही इसके अंदर लीडर होते हैं। इसमें भैया आप अपना आपस में चूज़ कर सकते हो, तुम्हें किसी को लीडर बनाना है, नहीं बनाना है, ग्रुप कैसे चलाना है। दोस्ती है, दोस्ती जैसे मर्ज़ी तुम चलाओ, तुम्हारी मर्ज़ी। इसमें मैनेजमेंट फोर्सफुली इसमें काम करवाती है। यहाँ पर आपके म्यूचुअल कंसेंट से जैसे सारे दोस्तों ने करना है, जो करना है वो कर लेंगे। इसमें मैनेजमेंट का कोई रूल नहीं है। इसमें अगर रूल तोड़ा, तो फाइन लग जाएगा। इसमें कोई रूल ही नहीं होता। अगर रूल है भी तो नहीं किया पूरा, है ना? क्या कर लेगा वो कोई।
ये इंडिपेंडेंट होती है, इनफॉर्मल रिलेशन लोगों के बने या ना बने, फॉर्मल तो चलेगा, लेकिन ये डिपेंडेंट होती है ऑन फॉर्मल रिलेशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं, पर जैसे ही एक दोस्त ने कंपनी छोड़ दी, तो वो दोस्त अब दोस्त नहीं रहा। तुम्हारे साथ भी होता होगा, पुराने स्कूल में जो दोस्त होते हैं, वो नए स्कूल में जाके छूट जाते हैं, स्कूल वाले दोस्त कॉलेज में जाके छूट जाएँगे, कॉलेज वाले दोस्त ऑफ़िस जाके छूट जाएँगे, ठीक है? सो ये काफ़ी डिपेंडेंट होती है ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? अगला हमारे पास आता है ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अब 2 तरीके के होंगे, या तो होगा फंक्शनल या तो होगा डिविज़नल। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है इनके डिफरेंस को देखने का, इनकी केस स्टडी सॉल्व करने का, किसी भी चीज़ का। फंक्शन का मतलब होता है वर्क, डिवीजन का मतलब यूजुअली होता है डिपार्टमेंट्स, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, डिविजनल का मतलब होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, अगर आपके पास मोर देन 1 प्रोडक्ट है, तो उस केस में आप डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है? तो मतलब हर एक कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होता। डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ उसी कंपनी में होता है जिस कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। अगर किसी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं हैं, तो वहाँ डिवीजन नहीं होगी। पर फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, इन एवरी कंपनी होता ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ कि उस कंपनी में 1 प्रोडक्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सोचो, अगर कोई कंपनी है जिसमें सिर्फ़ 1 ही प्रोडक्ट है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, दैट्स इट। पर अगर कोई कंपनी है जिसमें लेट्स से 2 प्रोडक्ट्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उस कंपनी में क्या होगा? उस कंपनी में सबसे पहले होगा डिविज़नल स्ट्रक्चर। डिविज़नल स्ट्रक्चर डिविज़नल स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक डिवीज़न होगी प्रोडक्ट 1 की और दूसरी डिवीज़न होगी प्रोडक्ट 2 की। और उसके बाद प्रोडक्ट 1 में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, प्रोडक्ट 2 में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हर जगह ही होगा, फिर चाहे कंपनी में 1 प्रोडक्ट है, 2 है, 3 है, जितने मर्ज़ी हैं, हर कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर तो होगा। क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर काम के बेस पे बनाया जाता है और काम तो हर कंपनी कर रही है, इसीलिए तो वो बिज़नेस है, इसीलिए तो कंपनी है, काम तो कर रहा है हर कोई, तो ये काम के बेस पे बनाई जाती है, तो ये हर कंपनी में होती है। पर डिविज़नल स्ट्रक्चर सिर्फ वही होता है जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो तुम्हारा सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अगर तुम्हारे 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो तुम पहले डिविज़नल स्ट्रक्चर बनाओगे, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, 2 अलग-अलग डिविज़न्स बनाओगे। 2 डिवीज़न का मतलब है, आप ऐसे कह सकते हो जैसे स्कूल में होता है ना कि एक प्राइमरी का फ्लोर होता है ना? एक 5th टू 8th का फ्लोर होता है, एक 9th 10th का फ्लोर होता है ना? एक फ्लोर है पूरा, है ना? तो एक फ्लोर को आप एक डिवीज़न बोल सकते हो, या 2 अलग-अलग बिल्डिंग बना सकते हो उसके लिए, 2 अलग-अलग फ्लोर बना सकते हो। एक ही फ्लोर में 2 साइड्स बना सकते हो, है ना? कि ये इस चीज़ की साइड है, वो उस चीज़ की साइड है ना? तो किसी भी तरीके से आप अलग कर सकते हो। 2 अलग-अलग डिवीज़न्स हैं, जैसे कि मेरा कॉमर्स का और साइंस का अलग-अलग डिवीज़न होगा, तो मैं क्या करूँगी, कॉमर्स को एक फ्लोर दे दूँगी पूरा, साइंस को दूसरा फ्लोर दे दूँगी अपने बिज़नेस में, ठीक है ना? सो एक प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 के बेस पे डिवीज़न बनाऊँगी और दोनों डिविज़न्स के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाऊँगी। अब समझते हैं आगे इसका मतलब। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आप काम के बेस पे स्ट्रक्चर बनाते हो। काम क्या होते हैं? काम होता है आपका एचआर का काम हो गया, आपका फाइनेंस का काम हो गया, आपका सेल्स का काम हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया। तो आपको इन सब के अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है, तो एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक ही होगा सारे-सारे डिपार्टमेंट। अगर आपके ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, हर प्रोडक्ट का सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, हर प्रोडक्ट का एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है? इसीलिए अगर बड़ी कंपनीज़ में देखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टीसीएस है या फिर कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, है ना? कोक वगैरह हो गई। जिस भी कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी कंपनी के मल्टीपल एचआर होते हैं। या एजुकेशन में भी ले लो, कोई ऐसी कंपनी है जिसका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 9th 10th सब कुछ है, तो उसका साइंस का एचआर अलग होगा, कॉमर्स का एचआर अलग होगा, एचआर मैनेजर, है ना? कॉमर्स के एचआर मैनेजर अलग होंगे, साइंस के एचआर मैनेजर अलग होंगे, ठीक है जी? तो डिविज़नल में हर एक प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट हैं पहले, हर प्रोडक्ट के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो डिवीज़न में कहीं न कहीं रेपिटिशन बहुत होती है कि है ना, 2-2 एचआर डिपार्टमेंट हैं, 2-2 सेल्स डिपार्टमेंट है, काम दोनों सेम कर रहे हैं, पर फिर भी 2 अलग हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, ठीक है ना?
सो पढ़ो मेरे साथ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच इनेबल्स द एंटरप्राइज टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर? जॉब डिजाइन के बेस में टोटल वर्क को हम डिवाइड करते हैं वेरियस जॉब्स में, जैसे सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन एटसेट्रा, और फिर उनके उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, departmentation. Jobs are grouped together to form departments on the basis of similar tasks like per unit cost, quality control, etc. ठीक है? Span of management. Number of employees that can be effectively managed by the superior. अगर narrow span है, when the size of organization is large, wide span है, उल्टा उल्टा होगा। जब narrow span है तो size of organization is small, इस केस में size of organization is large। ठीक है? आगे, तुम कितना डेलीगेट करना चाहते हो? शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड क्लियरिंग दिस। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर तुम डेलीगेट ज्यादा करना चाहते हो तो ज्यादा डिपार्टमेंट बनाओ, डेलीगेट नहीं करना चाहते तो कम डिपार्टमेंट बनाओ, है ना। अगर कंपनी छोटी है, तुम्हारा नैरो स्पैन है, तो तुम कम डिपार्टमेंट बनाओ। कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी उतने ज्यादा डिपार्टमेंट आते जाएंगे। ठीक है ना, जॉब जितनी डिफरेंट होगी उतने ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे। तो इन सब के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भैया कि तुम जो है कैसा स्ट्रक्चर रख रहे हो और तुम कितने डिपार्टमेंट बना रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहला आएगा फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होगा? एक सबसे ऊपर होगा पूरी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, पूरी कंपनी का एमडी, पूरी कंपनी का सीईओ, उसके अंदर आएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या होंगे? मार्केटिंग हेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज। ठीक है, मार्केटिंग में भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए काम के बेसिस पे। सो फॉर्म्ड बाय, और रीड करो मेरे साथ। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क इनटू द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ऑल द आइडेंटिकल वर्क्स आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर वन फंक्शनल हेड, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज एटसेट्रा। सो जब भी आप सारे सिमिलर तरीके के काम को एक डिपार्टमेंट में डालते हो और अलग अलग कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डालते हो तो वो फंक्शनल है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का साइज बड़ा है तो ऑपरेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो फिर उसके लिए तुम क्या करोगे? हर चीज का अलग डिपार्टमेंट बनाओगे। तो जब कंपनी बड़ी है, जब तुम्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए, वहां पर ये बहुत सूटेबल रहता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? OPICE, ओपाइस। हाँ ठीक है, OPI, ओपाइस। ठीक है, ये हमारी है एडवांटेज। सबसे पहले क्या है? आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। जब तुम सिर्फ एचआर का काम ही करोगे दिन रात तो तुम एचआर में स्पेशलाइज हो जाओगे। ठीक है ना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सेम ही काम कर रहे हो एक डिपार्टमेंट के अंदर और तुम्हें क्लियरली पता है कि इस डिपार्टमेंट का क्या काम है। सो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, उस डिपार्टमेंट ने दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो सब इजी हो जाएगा। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग बहुत आसान है। अगर तुम एचआर में जा रहे हो तो सिर्फ एचआर की ट्रेनिंग मिलेगी, सेल्स में जा रहे हो सिर्फ सेल्स की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है कि नहीं? कॉस्ट इफेक्टिव है, डुप्लीकेशन नहीं होती, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड इक्वल इंपॉर्टेंस है हर डिपार्टमेंट की, फिर चाहे तुम कुछ भी काम कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट की टोटली इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर होती है। हर डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर्स होते हैं, टॉप मिडिल लोअर सब कुछ होता है। हर डिपार्टमेंट को अपना अलग बजट असाइन होता है, हर डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज असाइन होते हैं, हर डिपार्टमेंट में लोग रिक्रूट करे जाते हैं। ठीक है, तो किसी डिपार्टमेंट का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स इक्वल अटेंशन इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि लेस इंपॉर्टेंस है ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव पे। यही चीज मैं अभी बोलने ही वाली थी कि हर कोई अपना अलग अलग लगा हुआ है। फाइनेंस वाला अपना लगा हुआ है, एचआर अपना लगा हुआ है, सेल अपना लगा हुआ है, उनका आपस में साथ मिलके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो उस वजह से क्या होता है? फंक्शनल एम्पायर है। एचआर वाले को ना एक पॉइंट पे जाके ऐसा लगेगा कि बस मेरे को ना अपने डिपार्टमेंट को बेस्ट बनाना है, ये नहीं कि मुझे अपनी कंपनी को बेस्ट बनाना है, मुझे अपने डिपार्टमेंट को बेस्ट बनाना है। तो कई बार डिपार्टमेंट का आपस में झगड़ा होने लग जाता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट को एम्पायर बनाऊं, बाकियों से बेहतर बनाऊं, फिर चाहे ओवरऑल कंपनी उससे खराब हो जाए, है ना। अच्छा, इसका पूरे का एक्रोनियम क्या है हमारे पास? फ्लिप। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज लिमिटेड ग्रोथ होती है। फंक्शनल्स है डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज। अगेन ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर तुम एचआर में काम कर रहे हो, लेट्स से तुम एचआर के हेड हो, मैनेजर हो, फिर भी तुम्हें सिर्फ एचआर का ही पता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट में काम कैसे किया जाता है, तो तुम कभी भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एमडी नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ इसका पता है, बाकियों का तो पता ही नहीं है। सो तुम बाकी चीजें
नहीं सीख पाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ तो हो रही है कि एचआर में लोअर से हेड तक पहुंच गए, पर उतनी ही है, बाकी एरियाज में तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है। इंटर डिपार्टमेंट कंफ्लिक्ट होगा, ये तो मैंने बता दिया। इट कैन अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेम और द एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा डिपार्टमेंट्स का चलता रहता है, जब उनको अपना इंटरेस्ट क्लियरली नहीं पता होता है, झगड़ा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की कई बार प्रॉब्लम भी आती है। फंक्शनल हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि वो सिर्फ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर ओवरऑल लेवल पे कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो तुम्हें कई बार ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें स्पेसिफिक किस डिपार्टमेंट ने गलती करी, क्योंकि सबने अपना अपना काम लाके दे दिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो काम हुआ शायद वो उतना अच्छा ना हुआ हो, क्योंकि सबका ध्यान तो अपने अपने पे ही था ना। फंक्शनल डिपार्टमेंट है रिस्पॉन्सिबल सिर्फ अपने काम के लिए ना, तो ओवरऑल अगर कुछ गलत हुआ तो तुम कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर पाते। अब डिविजनल क्या था, यहां तक तो हो गया फंक्शनल। अब डिविजनल क्या था, डिविजनल में तुम क्या करते हो भैया जी, अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे अलग अलग डिविजन्स बनाते हो, सेम ही कंपनी में अलग अलग डिवीजन बनाते हो हर प्रोडक्ट की। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, जिसको डिवीजन भी बोला जाता है। हर यूनिट का एक डिविजनल मैनेजर होता है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परफॉर्मेंस को देखना एंड हैज अथॉरिटी ओवर द वन यूनिट। इसकी सूटेबिलिटी कब है, जब बिजनेस एंटरप्राइज के पास लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जैसे कि आईटीसी। आई थिंक मैंने आईटीसी का ही आपको एग्जांपल भी, टीसीएस मैंने बोला था, आईटीसी भी हो गया, ठीक है, कि हर एक प्रोडक्ट अलग है। आईटीसी के कितने ही बिस्किट्स, नमकीन्स, दिस एंड दैट आते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स अलग हैं, है ना, ब्रिटानिया एंड दिस एंड दैट। तो हर प्रोडक्ट का अपना डिवीजन होगा, हर प्रोडक्ट का अपना डिवीजन होता है आईटीसी के अंदर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तुम क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो किसी एक डिवीजन पे, ठीक है। सो द डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, कॉस्ट रिलेटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड क्लियरली पता चल जाएगा कि भैया ब्रिटानिया में दिक्कत है या किसी और में दिक्कत है या किस में दिक्कत है, क्लियरली तुम पता कर सकते हो, क्योंकि हर एक डिवीजन का अपना प्रॉफिट, हर एक डिवीजन का अपना रेवेन्यू, अपना कॉस्ट, अपना इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ, ठीक है ना। इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रमोट करी जाती है बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। हर डिवीजन अपने आप में जो है एक सेपरेट बिजनेस है, हर डिवीजन अपने आप में एक पूरा बिजनेस है, तो उसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें मिल सकती है कि तुम उस पूरे बिजनेस में क्या करना चाहते हो, ठीक है, और इनिशिएटिव भी ले सकते हो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत, ठीक है। स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट बेस पे आएगी, वहां स्पेशलाइजेशन काम के बेस पे आ रही थी कि तुम एचआर में स्पेशल हो गए, यहाँ तुम उस प्रोडक्ट में स्पेशल हो गए कि अगर एक बिस्किट की तुम डिवीजन में हो तो तुम उस बिस्किट से रिलेटेड सारा कुछ जान जाओगे, पर बाकी की पूरी आईटीसी कंपनी का तुम्हें कुछ नहीं पता, बाकी का कुछ नहीं पता, उस प्रोडक्ट के स्पेशल हो, ठीक है। So it helps in the development of different skills in a divisional head and prepares him for higher position, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक डिवीजन के अंदर तुम सारे डिपार्टमेंट देख रहे हो, है ना, उस ब्रिटानिया बिस्किट के तुम सारे डिपार्टमेंट देख रहे हो, तो ओवरऑल सारा कुछ तुमने देख लिया तो तुम हायर पोजीशन के लिए तैयार हो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी कर सकते हो, न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। कुछ नया बनाना है तो बनाओ, एक और डिवीजन आ जाएगा, है ना, पुराने वाला ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ काफी आसान है। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला है कि कंफ्लिक्ट हो सकता है अलग अलग डिविजन्स के अंदर रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ फंड्स। मतलब बिस्किट वाला बोलेगा मुझे ज्यादा पैसा दे दो, नमकीन वाले बोलेंगे मुझे ज्यादा पैसा दे दो, मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दो, ठीक है। तो पैसा किसको ज्यादा दिया जाए, वहां लड़ाई हो सकती है। कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि डिवीजन होता है पहले कि ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है। अब इसके अंदर इसका अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे, इसके अलग फंक्शनल होंगे, मतलब इसका भी एचआर है, सेल्स है, फाइनेंस है, इसका फिर से एचआर भी है, सेल भी है, फाइनेंस भी है। सोचो ये एचआर मैनेजर फालतू बैठा है, लेकिन फिर भी वो इधर काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस वजह से जो है हमारे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होती है, ठीक है। जो कि तुम यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि हमारा होटल का अलग बिजनेस है, गारमेंट का अलग बिजनेस है, फूड का अलग बिजनेस है, पर इसका भी सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। अगर ये बंदा वेला भी बैठा है तो ये वेला बैठ के मस्ती करेगा, ये बाकियों में जाके काम नहीं करेगा,
ठीक है? तो डुप्लीकेशन बहुत हो रही है, ठीक है? डिफिकल्टी इन एम्प्लॉयी ट्रेनिंग ड्यू टू डाइवर्स प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज काफी डिफिकल्ट, ठीक है? जिसने गारमेंट में सारा कुछ सीख लिया, वो गारमेंट का तो एक्सपर्ट बन गया, पर उसको होटल का तो एबीसीडी भी नहीं पता, तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे केस में हमें देखने को ये चीज मिलती है, ठीक है? बाकी मेजर डिफरेंस तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये काम के बेस पे बनता है, ये प्रोडक्ट के बेस पे बनता है। इसमें काम की स्पेशलाइजेशन आएगी, इसमें प्रोडक्ट की, ठीक है? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हो, इसमें काफी आसान होती है, ठीक है? इसमें एक मैनेजर जो है डिफिकल्ट होता है उसका डेवलपमेंट होना ओवरऑल लेवल पे, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम एचआर या अपनी सेल तक ही सीमित है। लेकिन इसमें तो उसने उस प्रोडक्ट का सारा कुछ देख लिया, तो अब उसे सेल्स भी आता है, एचआर भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, बस प्रोडक्ट चेंज होगा, काम तो सारे आते हैं, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, मैनेजर डेवलप होगा। ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, ये थोड़ा मुश्किल है, कॉस्टली है, क्योंकि डुप्लीकेशन है। 2-2 एचआर हैं, 2-2 सेल्स हैं, 2-2 सारा कुछ है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, क्योंकि इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना? ये छोटे बिज़नेस में होगा। कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी होती है, क्योंकि भैया सेम प्रोडक्ट का सारा कुछ चल रहा है, ठीक है? चलो, ठीक है, तो ये हो गए इनके डिफरेंसेस। आगे और क्या आता है हमारे पास? अच्छा हाँ, अभी एक और हमारे पास टॉपिक रहता है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक एक हमारे पास लास्ट आता है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। बहुत सिंपल सी चीज़ है, डेलीगेशन का मतलब होता है कि तुम ना अपना काम असाइन कर रहे हो ताकि तुम अपने सिर का भार कम कर सको। डेलीगेशन में ना तुम क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देते हो, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देते हो, ठीक है? डेलीगेशन में क्या कर रहे हो, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन बनता है, जहां सुपीरियर अपने कुछ रूटीन काम अपने सबॉर्डिनेट को देता है ताकि वो इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर सके। जैसा मैंने बोला, अपने सिर का भार तुम कम कर रहे हो, रूटीन टास्क देते हो, इंपॉर्टेंट काम नहीं देते हो, और डिसीजन मेकिंग पावर तो बिल्कुल भी नहीं देते हो। तो बहुत थोड़ा बहुत अपना काम डेलीगेट करते हो, ऐसा नहीं कि सारा कुछ ही दे दिया, नहीं। यहाँ पे तुम्हारा फोकस नहीं है कंपनी की ग्रोथ, तुम्हारा फोकस नहीं है एम्प्लॉय की ग्रोथ, तुम्हारा फोकस इतना है कि मेरे सिर का भार कम हो जाए, इसलिए छोटे-मोटे काम देते हो। ऐसा नहीं दे रहे कि उसकी भी ग्रोथ हो, कंपनी भी ग्रो नहीं, अपने सिर के छोटे-मोटे काम दे रहे हो, और उसके साथ भी डिसीजन मेकिंग तो नहीं दे रहे हो, ठीक है जी? इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का सिंपल मतलब होता है पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कोई काम की ड्यूटी देना, एक लायबिलिटी है ये आपके ऊपर, कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, और काम करने के बाद आपको आंसर भी करना पड़ेगा। सो अगर मैंने आपको कोई काम बोला है, तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबल किया है उस काम के लिए, और आपको उस काम का जवाब आकर मुझे देना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा, अकाउंटेबल आप हो। और उसके साथ मैं पावर भी दूँगी उस काम को करने के लिए, ठीक है? अगला है अथॉरिटी, मतलब इन तीनों का मतलब, ठीक है? अथॉरिटी क्या है, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, मतलब ये आपकी पावर है कि आप जूनियर को कुछ बोल सकते हो, टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। याद रखना, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन के अंदर रह के ही काम कर सकते हो, और जो पावर है ऑब्वियसली जो टॉप है वही बॉटम को देगा, ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन है। वो क्या थी, आपकी पावर, आपका राइट, ये आपकी एक लाइबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ये अपवर्ड फ्लो करती है, अ सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर्स, ठीक है? सुपीरियर जो है वो सबॉर्डिनेट को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाता है, पर सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो काम करके दे ऊपर, ठीक है? एंड अकाउंटेबल मतलब बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, ठीक है? ये कभी भी डेलीगेट नहीं करी जा सकती, एंड इट फ्लोज अपवर्ड, कंपल्सरी होती है थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लो मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और तुम मेरी क्लास के क्या हो, क्लास के मॉनिटर हो। अब मैंने एज अ टीचर तुम्हें अथॉरिटी दी, या मैं बोलूँ तुम्हें पावर दी है कि तुम बच्चों को डांट सकते हो, लेकिन साथ ही तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि तुम्हें ड्यूटी भी दी है कि डांटो चाहे जो भी करो पर बच्चों को चुप करवाओ, ठीक है? अब मैं चली गई, ठीक है? अब तुमने जो है पीछे से चुप कराने की कोशिश बहुत करी, पर तुमसे अकेले से हो नहीं रहा था, तो तुमने अपने दोस्त को पकड़ा और उसको बोला, यार 2 लाइनों को मैं चुप कराता हूँ, 2 लाइनों को तू चुप करा। अब मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं दी थी ड्यूटी, ड्यूटी तुम्हारी है, ठीक है? तुमने आगे अपने दोस्त को तुमने आगे अपने दोस्त को वो ड्यूटी डेलीगेट कर दी है।
ठीक है, तुम कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा जी, तो तुम जिन 2 लाइन्स को चुप करवा रहे थे ना, वो लाइन तो चुप हो गई, पर तुम्हारा दोस्त जिससे चुप करा रहा था ना, वो चुप ही नहीं हुए। मैं आई वापस, मैंने बोला, "ये क्या चल रहा है भाई? 2 लाइनें तो शांत है, ये 2 शोर करे जा रही हैं।" तुम बोलते हो, "मैम, एक्चुअली ना इनकी ड्यूटी मैंने अपने दोस्त को दी थी, तो मेरी गलती नहीं है। मैंने अपनी दोनों लाइनें चुप कराई, मेरे दोस्त ने काम नहीं किया।" तो मैं बोलूँगी, "मैं क्या करूँ भाई? क्या मैंने तेरे दोस्त की ड्यूटी लगाई? नहीं, मैंने तो तेरी ड्यूटी लगाई। तो तुम मुझे ये नहीं बोल सकता आके कि मेरे दोस्त ने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोस्त की ड्यूटी थी ही नहीं। तुमने वो ड्यूटी तो अपने दोस्त को दे दी, पर तुम्हारा दोस्त मुझे जवाब नहीं देगा। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल भी वही होगा। समझ गए हो? मैं आके तुम्हें ही पकड़ूँगी, मॉनिटर को ही पकड़ूँगी कि ए मॉनिटर, चुप क्यों नहीं हुई क्लास? ठीक है ना? मैं आके उसको ही पकड़ूँगी। तुमने किसी और से काम करवाया तो करवाया, पर मैं उससे जाके जवाब नहीं लूँगी। मैंने तो तुम्हें काम दिया था, तो मैं तुमसे ही जवाब लूँगी। तो ये जो जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी, जो आंसरेबिलिटी है, ये कभी डेलीगेट हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो अथॉरिटी क्या है? तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी ड्यूटी है और ये तुम्हारी जवाबदेही। ये डेलीगेट हो सकता है, ये फुल्ली डेलीगेट नहीं हो सकती है, ठीक है? और ये तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं हो सकती है। ये फॉर्मल पोज़ीशन से अराइज़ होती है, ये डेलीगेट करी जाती है, ठीक है? और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज़ होती है। ये नीचे को जाती है, ये दोनों अप ऊपर को जाती हैं, ठीक है जी? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हायरार्की, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट ऑब्वियसली इससे अच्छे से होती है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स की वजह से ही ये बन सकती है, वरना एक सुपीरियर ही तो सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करेगा ना काम, वरना और कौन डेलीगेट करेगा, ठीक है ना? और क्या है, इससे अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, कंपनी की ग्रोथ होती है और एम्प्लॉयी भी मोटिवेट होता है कि हाँ यार, मुझे भी कुछ पावर मिल रही है, मुझे भी कुछ काम मिल रहा है, ठीक है? और एम्प्लॉयी भी डेवलप होता है। अगर तुम क्लास मॉनिटर हो, तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ भैया, लोगों को चुप कैसे कराना है, तुम भी डेवलप हो जाओगे, ठीक है? अगली चीज़ मेरे पास आती है डिसेंट्रलाइज़ेशन और सेंट्रलाइज़ेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है। सेंट्रलाइज़ेशन का क्या मतलब है कि एक अकेले बंदे के हाथ में सारी पावर रहती है। डिसेंट्रलाइज़ेशन का क्या मतलब है कि वो पावर तुम सबके बीच में बाँट देते हो। सेंट्रलाइज़ेशन क्या होती है कि ये सीनियर है, सारी पावर इसके अराउंड ही घूमेगी। डिसेंट्रलाइज़ेशन में क्या होगा, ये सीनियर है, ये सारी पावर बाहर को जूनियर्स को दे देगा। ये तब होता है जब कंपनी की ग्रोथ करना चाहते हो। ये तब होता है जब तुम्हें लगता है कि यार काम ज़रूरी है और टॉप मैनेजमेंट ही करे तो अच्छा है। जूनियर अभी इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जूनियर ट्रेन्ड नहीं है, जूनियर को अकल नहीं है, उस केस में तुम ये रखते हो। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो सारी रिटेन होती है हायर लेवल के पास, ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ठीक है? यहाँ पर जो सारी की सारी अथॉरिटी है वो ऊपर से लेके लोएस्ट लेवल तक बाँट दी जाती है और तुम अपनी पावर के अंदर रह के डिसीजन भी ले सकते हो। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेट करी जाती है, दी जाती है। मैनेजर्स को फ्रीडम मिलती है, मैनेजर्स काम कर सकते हैं अच्छे से, सिर का भार उतर जाता है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ठीक है? तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सारी हायर लेवल के पास है, यहाँ पर लोएस्ट लेवल तक जाती है। ये छोटी कंपनी में, ये बड़ी कंपनी में। यहाँ मैनेजमेंट मैनेजर को कोई फ्रीडम नहीं है, हर काम मैनेजर खुद ही करेगा। यहाँ मैनेजर को फ्रीडम होती है कि वो सारे काम तो उसने बाँट दिए, अब वो इम्पोर्टेंट काम कर सकता है, ठीक है ना? एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? डिसीजन बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि हर कोई अपने लेवल पे अपनी पावर के अंदर रह के डिसीजन ले सकता है, ऊपर से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट हाश रिलीफ पे बैठी है, शांति है कि हाश चलो सारा काम तो बांट दिया, अब मैं शांति से बैठूंगी, है ना? एनहांसेस इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, तुम्हारे जूनियर भी खुश होते हैं कि हाँ मेरे पास पावर है डिसीजन लेने की, तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। ग्रोथ होती है, कंपनी की भी होती है, एम्प्लॉइज की भी होती है और फ्यूचर के लिए जो एम्प्लॉइज हैं वो एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय डिसीजन ले रहा है, डिसीजन ले लेके सीखेगा और फ्यूचर में मैनेजर बन पाएगा, ठीक है? और क्या है, सुपीरियर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस एट ईच लेवल, तो कंट्रोल भी बेहतर तरीके से हो सकता है, गोल्स जो है वो भी अच्छे से अचीव हो सकते हैं। लास्टली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का बर्डन कम किया जाता है, जैसा मैंने बोला था। यहाँ पर भैया हम चाहते हैं कि लोएस्ट लेवल भी काम सीखे और कंपनी भी ग्रो। ये तो कंपल्सरी है देखो, क्योंकि एक अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता। ये कंपल्सरी नहीं है, ये तुम करते हो ताकि तुम कंपनी बढ़ा सको, पर कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट के पास फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पर होती है। यहाँ पर तुम अथॉरिटी वापस भी बुला सकते हो, वापस ले सकते हो पावर अपनी, यहाँ पर यूजुअली नहीं ले सकते। इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइड है, ठीक है ना?
चलो, यहाँ पर जो है हमारा पूरे का पूरा ये लेक्चर होता है खत्म, ठीक है? डेलीगेशन डिसेंट्रलाइज़ेशन का टॉपिक लास्ट था एंड डेलीगेशन डिसेंट्रलाइज़ेशन का टॉपिक ना कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें से कई बार पूछा जाता है। केस स्टडी के फॉर्म में ये जो टॉपिक भी पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर लेक्चर होता है खत्म, पहले कमेंट सेक्शन में जाके डन लिख दो। मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, आज 3 लेक्चर बैक टू बैक मैंने बनाए हैं, ठीक है? सो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में डन लिख दो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया और उसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है हर रोज़ नए लेक्चर्स बनाने की, 2-2 3-3 घंटे खड़े होके लगातार बोलने की, पढ़ाने की, ठीक है? तो अच्छा लगता है यार, कमेंट्स में बताया करो कि कैसे लगते हैं तुम्हें लेक्चर्स। मैं मिलूँगी अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे, तुम्हारे लिए सब कर लेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय-बाय।